नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं राजश्री आपके साथ। और आज भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के 75 साल पूरे हो गए। इस मौके पर संसद के दोनों सदनों में विशेष सत्र का आयोजन हुआ, जहां प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सदन को संबोधित करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन की याद सबको दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 1942 का नारा था करो या मरो, आज का नारा है करेंगे या करके रहेंगे। जबकि सोनिया गांधी ने इस मौके पर इशारों में संघ और सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कुछ संगठनों ने आज़ादी के आंदोलन का विरोध किया था, जबकि आज देश में नफरत और बंटवारे की राजनीति हावी हो रही है। वैसे आज इस विशेष दिन का इस्तेमाल राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से भारत छोड़ो नारे का इस्तेमाल करके किया है, लेकिन हम आपको ये दिखाएंगे कि आखिर आज की स्थिति क्या है और भारत छोड़ो आंदोलन के पृष्ठभूमि को लेते हुए आज भारत से क्या कुछ छूटा है, क्या कुछ रहा है भारत में। मोदी के खिलाफ जहां कांग्रेस, सपा, आरजेडी और तृणमूल कांग्रेस ने आज से आंदोलन की शुरुआत की, तो वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष की रैलियों के जवाब में संकल्प से सिद्धि की ओर यात्रा के जरिए जनता के दिल तक पहुंचने की कोशिश की। यानी तिथि एक, लेकिन तमाम मायने अलग अलग। जहां कुछ राजनीतिक दल केवल अपनी राजनीति साधने के लिए विपक्षी दलों पर हमला कर रहे थे, वहीं जो पक्ष है, जो सरकार है, वो अपनी बात रखने के लिए लोगों के पास जा रही है। जाहिर सी बात है कि वो विपक्ष पर हमला करेगी। इसी बीच एक जन आंदोलन भी रंग लाया है। बताएंगे कि कैसे आज माया नगरी मुंबई की रफ्तार थम गई, ये भी दिखाएंगे कि कैसे एक शांतिपूर्ण आंदोलन के आगे आज भी सरकारें झुक जाती हैं। जी हाँ, मराठा आंदोलन की हम बात कर रहे हैं और आज ही के दिन ये समाप्त हुआ मुंबई में। लगभग 58 जगह ये यात्रा एक तरह से की मराठा आंदोलनकारियों ने और 58 जगह अपने आंदोलन को स्वरूप दिया और उसके बाद मुंबई में इसे समाप्त किया सरकार जब झुक गई इनकी मांगों के सामने। तब इन सब के अलावा हम आपको दिखाएंगे कि राजनीति आज भी कैसे अपनी चाल चलती रही, कैसे शाहमात के सियासी खेल में गुजरात के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई और इस जीत के कांग्रेस के लिए क्या मायने हैं और अहमद पटेल ने अपनी जीत के बाद कांग्रेस की ओर से पहली कार्रवाई क्या करवाई है, ये भी आपके सामने रखेंगे। उधर जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव कर सकते हैं पार्टी से किनारा और नई पार्टी का गठन भी हो सकता है। एक मोर्चा भी अलग तरीके से बनाया जा सकता है शरद यादव के नेतृत्व में। क्या कुछ शेप, क्या कुछ स्वरूप ये लेगा और शरद यादव की स्थिति क्या है? क्या नीतीश चाहते हैं कि वो हाशिए पर चले जाएं और नीतीश की साजिश का पता शरद यादव को है? ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। उधर हाशिए पर एक और बड़े नेता चले गए हैं, ऐसा कहना है उनके ही दल के एक नेता का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुलायम सिंह यादव की। अखिलेश जहाँ एक और पार्टी को फिर से संवारने का काम करते हुए दिखना चाह रहे हैं, वहीं पार्टी के एक नेता और उनके बाद एक के बाद एक कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और सबका ये कहना है कि मुलायम सिंह यादव हाशिए पर चले गए हैं। हालांकि कुछ नेताओं का यहाँ तक कहना था कि अखिलेश यादव की चीन के प्रति नीति समझ नहीं आती, इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। बहरहाल सभी नेताओं की अपनी अपने लक्ष्य हैं, अपनी अपनी मंजिलें हैं और उन मंजिलों को पाने के लिए वो त्याग करते हुए दिखना चाह रहे हैं। आने वाले दिनों में सपा के अंदर की सियासत बदलने वाली है। इसके अलावा एक बेटे की तो हमने बात कर ली और एक पिता की भी बात कर ली। अब एक बिगड़ैल बेटे की कर्मों का जो मुआवजा कैसे उसके पिता भरेंगे, ये भी हम आपको दिखाएंगे। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला की कुर्सी अब जा सकती है, क्यों? और उनके बिगड़ैल बेटे के साथ पुलिस ने क्या कुछ किया है, वर्णिका को कितना न्याय मिला है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। उधर चीन की बात कर लें। डोकलाम को लेकर चीन से चल रही तनातनी के बीच रक्षा मंत्रालय ने केंद्र सरकार से तुरंत 20,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की मांग की है। ये भी हम आपको बताएंगे कि पूरे मामले पर दलाई लामा ने क्या टिप्पणी की है, क्या वक्तव्य दिया है। कश्मीर घाटी में सेना की मार से घबराए आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों को लेकर धमकी दी है और इस धमकी में क्या कहा है
और कश्मीरी जनता कैसे इस धमकी को दरकिनार करेगी, ये हम आपके सामने रखेंगे। उधर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में हो रही सुनवाई के दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड ने शिया वक्फ बोर्ड के दावे का खंडन किया है और इससे इस पूरे मसले को किस तरह से लिया जा सकता है और कितना फर्क पड़ेगा इससे, ये हम आपको दिखाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी आपके सामने तमाम ऐसी खबरें होंगी जिसमें आपकी रुचि है। अमेरिका और उत्तरी कोरिया के बीच जारी चेतावनी और धमकियों का सिलसिला आगे कहां तक बढ़ा, ये देखेंगे। और इसके अलावा देश की बात में हम केवल खामियां ही नहीं, ऐसी खबरें भी दिखाते हैं जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाती हैं। जी हाँ, तो खबर अच्छी है ये भी होगा, बात इतिहास की भी होगी और बात एक ऐसे कथाकार की होगी जिसकी लेखनी ने भारत के आम जनता को टेलीविजन पर जगह दिलाई। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के सफर को। भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने के मौके पर लोकसभा में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देशवासियों के लिए गौरव का दिन बताया। गौरतलब है कि आज विशेष सत्र का आयोजन किया गया था और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस आंदोलन के 75 साल होने के बाद भी इसका महत्व कतई कम नहीं हुआ है। मोदी के बाद कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में एक बात देखने वाली रही कि पीएम मोदी और सोनिया गांधी के बीच पूरे समय विचारधारा की जंग साफ तौर पर दिख रही थी और दोनों ने एक दूसरे की विचारधारा को लेकर एक दूसरे के दल पर जमकर हमले बोले। भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के वीर सेनानियों को याद किया। उनके संघर्ष से देश को प्रेरणा लेने की सीख थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को श्रद्धांजलि दी, लेकिन यह मौका पीएम मोदी और सोनिया गांधी की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से बच नहीं सका। मोदी और सोनिया ने एक दूसरे की विचारधारा को लेकर सवाल उठाए। सोनिया गांधी ने संघ पर इशारों ही इशारों में निशाना साधा, कहा आजादी के आंदोलन का कुछ नेताओं और संगठनों ने विरोध तक किया था। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी समेत तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को बार बार जिक्र किया, लेकिन नेहरू का नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री मोदी ये बताने से नहीं चूके कि 1942 के महात्मा गांधी के आंदोलन के बाद ही देश का हर तबका स्वतंत्रता को लेकर जागरूक हुआ। इससे पहले ये लड़ाई उच्च वर्ग तक ही सीमित थी। जब हम उन शहीदों को नमन कर रहे हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में सबसे अगली कतार में रहे, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस दौर में ऐसे संगठन और व्यक्ति भी थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। इन तत्वों का हमारे देश को आज़ादी दिलाने में कोई योगदान नहीं रहा। उस आंदोलन में इस देश का छोटा मोटा हर व्यक्ति जुड़ गया था। कभी लगता था आजादी का आंदोलन एक एलिट क्लास के द्वारा चल रहा है, लेकिन 42 की घटना, देश का कोई कोना ऐसा नहीं था, देश का कोई वर्ग ऐसा नहीं था, देश की कोई सामाजिक अवस्था ऐसी नहीं थी कि जिसने इसे अपना न माना हो, और गांधी के शब्दों को लेकर के वो चल पड़े थे। ये पहला मौका था जब संसद में पीएम मोदी और सोनिया गांधी इस तरह आमने सामने थे और दोनों ने इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोनिया गांधी ने देश में शांत माहौल और बढ़ती असहिष्णुता का जिक्र किया, तो पीएम मोदी ने समाज में बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति को रोकने के लिए सियासी दलों से आगे आने की अपील की। छोटी छोटी घटनाएं हिंसा की ओर ले जा रही हैं। अस्पताल में किसी डॉक्टर के द्वारा कोई पेशेंट का कुछ हुआ, डॉक्टर दोषी है नहीं है, अस्पताल दोषी है नहीं है, रिश्तेदार जाते हैं अस्पताल को आग लगा देते हैं, डॉक्टर को मारते हैं, पीटते हैं। हर छोटी मोटी घटना, कहीं एक्सीडेंट हो गया, हम कार को जला देते हैं, ड्राइवर को मार देते हैं। ये लीडरशिप की जिम्मेवारी होती है। समाज के अंदर हम सबकी जिम्मेवारी होती है कि हम समाज के अंदर इन दोषों से मुक्ति दिला करके समाज के अंदर कर्तव्य भाव को जगाएं। समावेशी, बहुलतावादी, लोकतांत्रिक और न्याय संगत भारत के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन ऐसा लगता है कि इस दृष्टि पर आज नफरत और विभाजन की राजनीति के बादल छा गए हैं। पब्लिक स्पेस में असहमति
बहस और विचारों की विभिन्नता की गुंजाइश कम होती जा रही है। कई बार कानून के राज पर भी गैर कानूनी शक्तियां हावी दिखाई देती है। मोदी और सोनिया के बीच देश की आजादी के लिए हुए आंदोलन के प्रतीकों को लेकर भिड़ंत साफ दिखी। पीएम मोदी जहां बार बार गांधी का नाम लेते नजर आए, तो वहीं सोनिया गांधी नेहरू का नाम लेती नजर आई। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और कुशासन से मुक्ति दिलाने का वादा किया, तो वहीं सोनिया दमनकारी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष का ऐलान करती दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। महात्मा गांधी के साथ और इस मौके पर वीर शहीदों को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आंदोलन से लोगों को लगने लगा था कि अब नहीं तो कभी नहीं होगा। इस आंदोलन में नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस दौरान महात्मा गांधी का करो या मरो कहना बड़ी बात थी, लेकिन हमारा नारा है करेंगे और करके रहेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कवि सोहनलाल द्विवेदी की गांधी पर लिखी कविता चल पड़े जिधर दो डग, मग में चल पड़े कोठी पग, उसी ओर का जिक्र किया। और सबसे बड़ी बात है, महात्मा गांधी के पूरे आंदोलन में जो भाव कभी प्रकट नहीं हो सकता था, पूरे गांधी के चिंतन, मनन और विचार और आचार को देखें, उससे हटकर के घटना घटी कि इस महापुरुष ने कहा करेंगे या मरेंगे। गांधी के मुंह से करेंगे या मरेंगे शब्द देश के लिए अजूबा था, और इसलिए गांधी को भी उस समय कहना पड़ा था। आज से आप में हर एक को स्वयं को एक स्वतंत्र महिला या पुरुष समझना चाहिए। मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी चीज पर संतुष्ट होने वाला नहीं हूं। सोहनलाल द्विवेदी की जो कविता है, बापू का सामर्थ्य क्या है उसको प्रकट करती है। उस कविता में उन्होंने कहा था, चल पड़े जिधर दो डग, मग में चल पड़े कोटि पग, उसी और गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दड़, उसी और। जिस तरफ गांधी के दो कदम चले देते थे, उस तरफ अपने आप करोड़ों लोग चल पड़ते थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के जिक्र के दौरान जिस कविता चल पड़े जिधर दो डग, मग में चल पड़े कोटि पग, उसी ओर का पाठ किया, जिसके रचयिता सोहनलाल द्विवेदी हिंदी काव्य जगत के अमूल्य निधि हैं। उनका जन्म 22 फरवरी 1906 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के तहसील बिंदकी में हुआ था। राष्ट्रीयता से संबंधित कविताएं लिखने वालों में इनका स्थान काफी ऊपर है। महात्मा गांधी पर उन्होंने कई भावपूर्ण रचनाएं लिखी हैं जो हिंदी जगत में अत्यंत लोकप्रिय भी हुई हैं। उनका निधन 1 मार्च 1988 को हुआ था, और ये बहुत ही मौजूद वक्त था जब प्रधानमंत्री मोदी ने सोहनलाल द्विवेदी को याद करते हुए उन्हें महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से जोड़ दिया। हालांकि अगस्त क्रांति के दिन आज देश में राजनीतिक क्रांति की झलक देखने को भी मिली। सदन में तो हमने देखा ही कि अगस्त क्रांति के दिन ही किस तरह से इसी बहाने पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना भी साधते रहे, उन तमाम चीज़ों को भी याद करते रहे जिन्हें शायद आज भूल जाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको लेकर आगे बढ़ें, जो आज हमारा वर्तमान है। आज के दिन कई राजनीतिक दलों ने अपने आंदोलनों की शुरुआत की है। बिहार में आरजेडी ने जनादेश अपमान यात्रा, तो यूपी में सपा ने देश बचाओ देश बनाओ रैली का आगाज किया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, और उधर जवाब में बीजेपी ने संकल्प से सिद्धि की ओर यात्रा के जरिए जनता के दिल तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी। गौरतलब है कि तमाम यात्राएं देश से ज़्यादा अपने दल के लिए की जा रही है, तमाम आंदोलन देश से ज़्यादा अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए की जा रही हैं। यही अंतर है तिथि के सिवाय। भारत छोड़ो आंदोलन यानी 9 अगस्त के दिन का इस्तेमाल राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जरूरतों के मुताबिक किया। भारत छोड़ो के नाम पर विपक्ष ने मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। देश के अलग अलग कोनों में रैलियां निकाली गईं। मोदी के खिलाफ कांग्रेस, सपा, आरजेडी और टीएमसी ने आंदोलन की शुरुआत की। कांग्रेस ने जहां जन आंदोलन की शुरुआत की, वहीं आरजेडी ने जनादेश अपमान यात्रा, सपा ने देश बचाओ देश बनाओ रैली और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इन पार्टियों का आरोप है कि मोदी सरकार जन विरोधी है, सरकार ने जनता को ठगा है।
बिहार में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के दोनों पुत्रों, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने राज्य की बीजेपी जेडीयू सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका है। आज से उन्होंने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ जनादेश अपमान यात्रा शुरू की है। यात्रा के प्रथम चरण में तेजस्वी और तेज प्रताप मोतिहारी पहुंचे, जहां ऐतिहासिक गांधी मैदान स्थित गांधी बाल उद्यान में पहले उन्होंने धरना दिया और बाद में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने नीतीश के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने संगम मुक्त भारत की बात कही थी, लेकिन वक्त आते ही बदल गए और अब जिनका विरोध करते थे उनकी ही गोद में जा बैठे। नीतीश कुमार रणछोड़ हैं। जिस संकल्प को हम लोगों ने उस समय लेने का काम किया था कि भाईचारा बनी रहे, शांति बनी रहे, देश में विकास हो और न्याय हो, सभी जो गैर बराबरी के खिलाफ हम लोगों को लड़ना है, सेकुलरिज्म को मजबूत करना है। आज नीतीश कुमार जी ने सबको धोखा देने का काम किया, महात्मा गांधी जी को धोखा देने का काम किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर केंद्र की नरेंद्र मोदी और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ देश बचाओ देश बनाओ का आगाज किया। इस आंदोलन के जरिए प्रदर्शन करने खुद अखिलेश यादव जहां फैजाबाद जिला मुख्यालय पहुंचे, तो वहीं पार्टी कार्यकर्ता अपने अपने जिले मुख्यालयों में सड़कों पर उतरे। अखिलेश की इस कवायद को 2017 के विधानसभा चुनावों में खोया हुआ जनाधार वापस पाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अखिलेश 2019 के सियासी संग्राम की भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि 20 महीने बाद होने वाले इस रण में वो मुख्य भूमिका अदा कर सकें। हम तो यही जानते हैं कि हम भगवान की पूजा करते हैं तो बाद में प्रसाद मिलता है, हम मंदिर जाते हैं तो बाद में प्रसाद मिलता है हमें। हमारे एमएलसी भाग रहे हैं, पता नहीं बीजेपी के लोग कौन सा प्रसाद दे रहे हैं उनको। अखिलेश के फैजाबाद में इस आंदोलन को शुरू करने के भी कई मायने हैं। राम की नगरी अयोध्या फैजाबाद जिले में आती है। एसपी की छवि मुस्लिम परस्त पार्टी की रही है। ऐसे में अखिलेश की कवायद पार्टी को इस छवि से बाहर निकालने की भी है। इसके अलावा बीजेपी की पूरी राजनीति अयोध्या के सहारे आगे बढ़ी है। मौजूदा समय में देश और सूबे दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। ऐसे में अखिलेश बीजेपी के अस्त्र से उसे ही मात देने की कोशिश में है। अखिलेश ने रामनगरी की सड़कों पर उतरकर बता दिया कि संघर्ष और राम भरोसे वो 2019 में बीजेपी का सामना करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने राज्य में खुद को दोबारा स्थापित करने के लिए आज से जन आंदोलन की शुरुआत की। पार्टी ने अपने विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को पार्टी मुख्यालय में बैठकर जनता की समस्याएं सुनने और उनके निराकरण का निर्देश दिया है, जिससे पार्टी मुख्यालय पर आम जनता की आवाजाही बढ़े। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज से बीजेपी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच काफी दिनों से जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। इसी साल अप्रैल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को कहा था कि टीएमसी नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोक नहीं सकती। इसके जवाब देते हुए ममता ने कहा था कि वो इस चुनौती को स्वीकार करती हैं और उनकी पार्टी दिल्ली पर कब्जा करेगी। विपक्ष की रैलियों के जवाब में बीजेपी ने संकल्प से सिद्धि की ओर यात्रा के जरिए जनता के दिल तक पहुँचने की कोशिश की। इस यात्रा का मकसद है सांप्रदायिकता से लड़ाई, गरीबी से मुक्ति, गंदगी से देश को मुक्त करना। यानी अगस्त क्रांति पर अब देश में राजनीतिक क्रांति शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो राजनीतिक दलों और राजनीतिक नेताओं ने अपने अपने स्वार्थ के लिए तमाम तरह के आंदोलन शुरू किए हैं और उनके निशाने पर बीजेपी है। लेकिन आज का दिन वाकई बेहद खास है, क्योंकि मुंबई की सड़कों पर एक जन आंदोलन देखने को मिला। यहाँ मराठी क्रांति मोर्चा की ओर से निकाले गए मार्च के बाद महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में ऐलान किया कि मराठा समुदाय के छात्र छात्राओं को शिक्षा में ओबीसी के बराबर आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही हर जिले में मराठा हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। इससे पहले आरक्षण की मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए मुंबई में मराठा समुदाय ने विशाल मार्च निकाला था और ये पूरे महाराष्ट्र में निकाला गया था। लगभग 58 जगहों पर इस तरह के मार्च निकाले गए, जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। और आज भी जब मुंबई में ये मार्च निकला तो लगभग 8 लाख लोग इसमें शामिल थे। इस मार्च में महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से मराठा समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लाखों लोग नौकरियों और शिक्षा सहित अन्य विभागों में आरक्षण की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए शामिल हुए। गौरतलब है कि 58 इन मार्च में कहीं भी कोई भी खून खराबा या किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई। आज मुंबई थम तो गई, लेकिन यहाँ पर भी किसी तरह का कोई हिंसा, कोई भी छिटपुट घटना नहीं हुई और ये बेहद शांतिपूर्ण ढंग से निकाला गया।
और इसी शांतिपूर्ण ढंग से निकाले गए मार्च के आगे सरकार को झुकना पड़ा। और शायद यहीं से हमें महात्मा गांधी की वो शिक्षा याद आती है कि अहिंसा में कितनी ताकत है। शिक्षा और नौकरी में आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर महाराष्ट्र का मराठा समुदाय मुंबई में सड़कों पर उतरा। भाईखला चिड़ियाघर से आजाद मैदान तक लाखों की तादाद में मराठा समुदाय के लोगों ने मार्च निकाला। इस मार्च में बड़ी तादाद में महिलाओं और युवाओं की भी भागीदारी थी। मराठा मार्च के कारण मुंबई की रफ्तार धीमी पड़ गई और जगह जगह जाम की स्थिति पैदा हो गई। इससे पहले पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में भी महाराष्ट्र के तमाम जिलों में मराठा समुदाय के लोगों ने लाखों की तादाद में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। मराठों की अहम मांगों में नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण, एट्रोसिटी कानून में संशोधन कर इसके दुरुपयोग पर रोक और किसान आत्महत्या रोकने के लिए कृषि ऋण माफ करना शामिल है। इसके अलावा कॉपर्टी बलात्कार कांड के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग मराठा समुदाय कर रहा है। उन्हीं मुद्दों पर अड़े हुए हैं कि आरक्षण के मुद्दे पे हमारे जो मराठा बांधव है, जो परसेंटेज लेके भी उनको कॉलेजेस में, स्कूल्स में एडमिशंस नहीं मिल पा रही है, वही मोर्चे का हम लोग निकालने का वही मकसद हमने निकाला हुआ है। यूं तो मराठा क्रांति मोर्चा के इस आंदोलन के पीछे कोई चेहरा नहीं है, लेकिन इस आंदोलन को फडणवीस सरकार के साथ सत्ता में साझेदारी कर रही शिवसेना ने पूरा समर्थन देने की घोषणा की है। इससे पहले शिवसेना ने मई-जून में हुए किसान आंदोलन को सक्रिय समर्थन दिया था। मराठा राजनीति के बल पर ही शिवसेना सियासत करती है। ऐसे में इस आंदोलन को समर्थन देने के पीछे उसकी मंशा जाहिर है। मराठा आंदोलन के जरिए शिवसेना महाराष्ट्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे भी मराठा राजनीति की हिमायत करते रहे हैं। ऐसे में मराठा आंदोलन के जरिए दोनों अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हाथ मिला सकते हैं। महाराष्ट्र की कुल आबादी में करीब 33% मराठा है। 2014 में कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने मराठा समुदाय के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान किया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि मराठाओं को पिछड़े वर्ग में नहीं गिना जा सकता। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय राजनीतिक तौर पर काफी प्रभावशाली है। 18 में से 13 मुख्यमंत्री इसी समुदाय से आते हैं। लिहाजा कोई भी राजनीतिक दल इनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता और यही कारण है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने गांधी और देश के दूसरे बड़े नेताओं को याद किया, जैसा कि हमने आपको दिखाया। उधर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि गांधी जी ने आज के दिन 1942 में करो या मरो का नारा दिया था, लेकिन आज के हालात का हवाला देते हुए पीएम ने कहा कि हम करेंगे या करके रहेंगे। इस पर ही हमारा स्पेशल सेगमेंट है, सुनिए सरकार, कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के इस नए नारे का अर्थ किसको समझना जरूरी है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में विशेष चर्चा में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जब हम 2017 में हैं, तब मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि आज हमारे पास गांधी नहीं है। आज हमारे पास उस समय की ऊंचाई वाला नेतृत्व भी नहीं है, लेकिन 125 करोड़ देशवासियों के साथ हम उस सपने को पूरा कर सकते हैं जो उन्होंने देखा था। इस मौके पर मोदी का नारा करेंगे और करके रहेंगे कहीं न कहीं देशवासियों के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए भी है, जिन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसनी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जब कोई नारा देते हैं तो उसके दूरगामी असर वो देखना चाहते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम राजनीतिक दल धीरे धीरे कर एक साथ जुटकर बीजेपी के विपक्ष में छोटे छोटे हमले करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि इन तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों में उनकी राजनीति ज़्यादातर दलगत या व्यक्तिगत है। ऐसे में बीजेपी को ज़्यादा नुकसान होता अभी नहीं दिख रहा, लेकिन देखा जाए तो कमज़ोर विपक्ष के सामने बीजेपी की स्थिति मजबूत तो है, लेकिन 2019 की डगर इतनी आसान भी नहीं है। गुजरात का झटका उसे कल ही लगा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये नया नारा बीजेपी के लिए भी बेहद कारगर साबित हो सकता है। करेंगे और करके रहेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी का एक सपना ये भी है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए। मौका था भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने का और संसद के विशेष सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। मोदी ने कहा कि देश के इतिहास में 9 अगस्त की बड़ी भूमिका थी
अंग्रेजों ने इसकी कल्पना नहीं की थी। मोदी ने देश की आजादी में जहां भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान की बात की, तो वहीं उन्होंने महात्मा गांधी के करो या मरो के नारे की भी अहमियत बताई। पीएम ने कहा कि आज जब हम 2017 में हैं, तो हमारे पास गांधी नहीं है, उस समय जैसा नेतृत्व नहीं है, लेकिन 125 करोड़ देशवासियों के पास ये क्षमता है कि हम गांधी के सपनों को पूरा कर सकते हैं। उस समय भी भारत के लिए अनुकूल माहौल था और आज भी देश के लिए अनुकूल माहौल है। भारत एक बार फिर दुनिया के लिए प्रेरणा बन सकता है। मोदी ने इस मौके पर नारा दिया कि करेंगे और करके रहेंगे। वैसे देखा जाए तो मोदी का ये नारा देशवासियों के साथ साथ सांकेतिक तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए 2019 लोकसभा चुनावों के लिए भी है। और सबसे बड़ी बात है, महात्मा गांधी के पूरे आंदोलन में जो भाव कभी प्रकट नहीं हो सकता था, पूरे गांधी के चिंतन, मनन और विचार और आचार को देखें, उससे हटकर के घटना घटी कि इस महापुरुष ने कहा करेंगे या मरेंगे। गांधी के मुंह से करेंगे या मरेंगे शब्द देश के लिए अजूबा था और इसलिए गांधी को भी उस समय कहना पड़ा था। आज से आप में हर एक को स्वयं को एक स्वतंत्र महिला या पुरुष समझना चाहिए। मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी चीज पर संतुष्ट होने वाला नहीं हूं। मौजूदा स्थिति में विपक्ष बिखरा हुआ है। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद विपक्ष के पास अब कोई चेहरा नहीं जो मोदी को चुनौती दे सके। राहुल गांधी के नेतृत्व की क्षमता पर कांग्रेस के भीतर ही सवाल उठ चुके हैं। अखिलेश यादव का कद अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो मोदी को चुनौती दे सके। पारिवारिक कलह से भी अखिलेश यादव जूझ रहे हैं। मायावती और ममता की छवि क्षेत्रीय नेता से आगे नहीं बढ़ सकी। यही हाल बीजेडी के नवीन पटनायक का भी है। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। फिर हाल में हुए राष्ट्रपति चुनावों में AIADMK, YSR कांग्रेस और TRS ने जिस तरह से एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को अपना समर्थन दिया, उसके बाद विपक्षी एकता की बात दूर की कौड़ी लगने लगती है। लेकिन मोदी और बीजेपी को जगह जगह आरक्षण के लिए हो रहे आंदोलनों से खतरा हो सकता है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय ने आरक्षण समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुंबई में सबसे बड़े मूक मराठा मार्च कर अपनी ताकत दिखाई। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना भी मराठा समुदाय को आरक्षण देने के पक्ष में रही है। इसके साथ ही मुंबई के डब्बा वालों ने भी काम बंद कर इस मार्च को अपना समर्थन दिया। बात करें गुजरात की, तो कांग्रेस नेता अहमद पटेल की राज्यसभा की जीत बीजेपी के लिए गुजरात में बड़ा झटका है, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में पाटीदार आंदोलन चरम पर है और हार्दिक पटेल के नेतृत्व में पटेल समुदाय पहले विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा में बीजेपी के लिए खतरा बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के गढ़ गुजरात में सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त पटेल समुदाय के लाखों लोग अपने समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर हार्दिक पटेल के पीछे लामबंद हो गए हैं। आरक्षण की मांग को लेकर जाटों का प्रदर्शन भी आम तौर पर जारी रहता है। जाट काफी समय पहले से अपने को ओबीसी बनाने की मांग कर रहे हैं। जाटों का तर्क है कि उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, उनके लोगों की भी नौकरी में हिस्सेदारी होनी चाहिए। कुल मिलाकर उन्हें भी वो अधिकार मिलने चाहिए जो उन समुदायों को मिल रहे हैं जिनके पास आरक्षण के रूप में विशेषाधिकार है। सरकार बनने के 5 साल बाद 2019 लोकसभा चुनावों में जनता को सरकार के अधूरे वादे भी याद आ सकते हैं। जुमलेबाजी, आरक्षण और बीफ हाल की चर्चित शब्दावली में सबसे प्रमुख थे। ऐसे में बीजेपी की 2019 की राह में खुद बीजेपी ही रोड़ा बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। गुजरात में शाह मात के खेल में शाह को मात मिली है और अमित शाह की जो राज्यसभा में राजनीतिक सफर है वो एक अपशगुन के साथ शुरू हुई और बात भी ऐसी जो आने वाले वक्त में उन्हें भुलाए नहीं भूलेगी। अमित शाह की सारी चालें अहमद पटेल की चतुराई के आगे धराशायी हो गई, ऐसा लगता है। और अहमद पटेल ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार बनने लायक हैं।
शाह को यह हार इसलिए भी खलने वाली है क्योंकि उन्हें यह हार अपने गृह राज्य गुजरात में मिली है। और उधर अमित शाह ने ये कहा है कि कांग्रेस में फूट कांग्रेस की गलतियों से पड़ी है। बीजेपी ने कभी भी कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश नहीं की है। लेकिन अमित शाह के इस बयान में चाहे बात कुछ भी हो, दम कितना भी हो, कांग्रेस जानती है कि वो टूट रही है और उसके घर तमाम भेदी घर कर गए हैं। और इसी वजह से अब जबकि राज्यसभा का चुनाव हो चुका है, अहमद पटेल राज्यसभा पहुंच चुके हैं और पहली बार उन्हें लगा है कि राज्यसभा में पहुंचने की क्या कीमत होती है। गुजरात कांग्रेस से लगभग 14 विधायकों को कांग्रेस ने निकाल दिया है। कांग्रेस के चाणक्य ने बीजेपी के चाणक्य को मात दे दी। विजय के रथ पर सवार अमित शाह के अश्वमेघ के घोड़े को अहमद पटेल ने न सिर्फ रोक दिया बल्कि शाह की हर चाल पर उनकी चतुराई भारी पड़ी। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने तीनों सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर पासा फेंका। नाराज चल रहे शंकर सिंह वाघेला को कांग्रेस से दूर किया तो उनके समर्थक विधायकों को भी कांग्रेस से अलग कर दिया। लेकिन सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल ने ऐन मौके पर शाह की कोशिशों को धराशायी कर दिया। अगर अहमद पटेल को चूंकि कांग्रेस के इतने ज्यादा विधायक थे उसी आधार पर आने देना चाहिए था। ये खरीद फरोख्त तोड़ने की कोशिश ही नहीं करनी। एक राज्यसभा सदस्य जो बड़े नेता आ जाते क्या फर्क पड़ता था। बेवजह जो है इतना बड़ा इसको किया और मुंह की खानी पड़ी। 57 सीट रखने वाला कांग्रेस पार्टी 44 सीट में फिर एक दो जोड़ तोड़ करके जितने का आनंद ले रहा है तो उनको अधिकार है आनंद ले। उनकी हार हुई है, उनके घर बिखर गया है और मैं उनके प्रतिद्वंदी हूं। ढंग से लड़ना ये मेरे राजनीतिक जिम्मेदारी है, वही हमने किया है। शंकर सिंह वाघेला के समधी और कांग्रेस के चीफ व्हिप बलवंत सिंह राजपूत को बीजेपी ने काफी सोच समझकर अहमद पटेल के सामने मैदान में उतारा। अहमद पटेल को 5वीं बार राज्यसभा में एंट्री के लिए सिर्फ 44 वोटों की जरूरत थी। लेकिन शाह की सियासी चालों में कांग्रेसी चकरघन्नी की तरह नाचती चली गई और एक एक कर कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़ने लगे। हालत ये हो गई कि कांग्रेस को अपने विधायकों को छिपाकर राज्य से बाहर ले जाना पड़ा। विधायकों पर कड़ी निगरानी रखी गई। विधायकों के इस्तीफे से जूझ रही कांग्रेस को चुनाव आयोग ने तब तगड़ा झटका दिया जब उसने राज्यसभा चुनाव में 4 उम्मीदवारों के अलावा 5वां विकल्प नोटा का दे दिया। कि जिन तत्वों के साथ गांधी जी को 1942 में लड़ाई लड़ना पड़ती थी, उनके साथ अभी तक भी हमारी लड़ाई बराबर जारी है। और वो सोच जो उस वक्त कुछ लोगों की खिलाफ थी कांग्रेस के, कुछ लोगों में वो सोच अभी तक नहीं बदली है। वो हमारा संघर्ष बराबर रहेगा। मेरे ख्याल में आज 9 अगस्त को ये भी हमको संकल्प लेना। कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस के नेतृत्व की भारी मशक्कत के बावजूद भी कांग्रेस को वोट नहीं दिए, कांग्रेस के नेता को वोट नहीं दिए, खुल के इनके खिलाफ वोट दिए। इनको यदि हमारे लिए झटका मानना है तो हम मानने के लिए तैयार हैं। चुनाव से पहले तक अमित शाह की हर चाल कामयाब और अहमद पटेल की हार तय नजर आ रही थी। लेकिन ऐन वक्त पर अहमद पटेल ने दिखा दिया कि क्यों वो इतने सालों से कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार रहे हैं। 7 अगस्त को कांग्रेस के 44 विधायक वापस गुजरात लाए गए। अहमदाबाद में भी इन विधायकों को एक रिजॉर्ट में ठहराया गया, जहां खुद अहमद पटेल ने इनसे मुलाकात की। वोटिंग से ठीक पहले एनसीपी और जेडीयू ने अपना रुख साफ किया और कहा कि उनके विधायक बीजेपी को वोट करेंगे। कांग्रेस इस फैसले के बाद और सतर्क हो गई, लेकिन अहमद पटेल हार मानने को तैयार नहीं थे और अंतिम वक्त तक उन्होंने भिड़े रहना नहीं छोड़ा। शायद यही वजह थी कि कम संख्या बल के बावजूद जीत उनके हाथ लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो गुजरात का राज्यसभा चुनाव क्या नीतीश कुमार और शरद यादव के बीच की दूरियां और बढ़ा सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है। क्या नीतीश अब शरद यादव से पल्ला छुड़ाना चाहते हैं? यूं तो बीजेपी से हाथ मिलाने के साथ ही नीतीश ने शरद यादव को किनारे लगाना शुरू कर दिया था। जिस तरह से बीजेपी से उन्होंने हाथ मिलाया, लेकिन शरद यादव को भनक तक नहीं लगने दी और उसके बाद शरद यादव नाराज चलते रहे। अब ये दूरी कुछ और बढ़ती दिख रही है। उन्होंने शरद से सलाह किए बगैर पहले तो बीजेपी से बिहार में हाथ मिलाया और उसके बाद तमाम फैसले लेते रहे।
लेकिन इतना ही नहीं, अब ये दूरी इतनी बढ़ गई है कि दोनों एक दूसरे की सुनने को तैयार भी नहीं है। शरद यादव बिहार में जहां दौरा करने वाले हैं, तो वहीं समान विचारधारा वाले लोगों को भी उन्होंने बैठक के लिए दिल्ली में अपने घर पर बुलाया है। जेडीयू ने शरद यादव के इस कार्यक्रम से अपना पल्ला झाड़ लिया और इसके बाद से इस बात के कयास लगने शुरू हो गए हैं कि आखिर कितने दिन और कितने पल नीतीश और शरद एक साथ रहने वाले हैं। शरद यादव के समर्थक माने जाने वाले विधायक छोटू वसावा ने गुजरात में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट देकर बीजेपी की सारी रणनीति पर पानी फेर दिया, तो शरद यादव भी अब तक नीतीश कुमार से नाराज बताए जाते हैं। आरजेडी से नाता तोड़ बीजेपी से मिलकर सरकार बनाने के नीतीश के फैसले से आहत सीनियर जेडीयू नेता शरद अब बगावत पर उतारू दिख रहे हैं। शरद यादव बिहार में 10 से 12 अगस्त को 3 दिवसीय यात्रा शुरू करने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने समान विचारधारा वाले नेताओं की 17 अगस्त को दिल्ली में बैठक भी बुलाई है। सियासत का ये भी एक अलग मिजाज है कि जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश आज मोदी के साथ खड़े हैं और शरद यादव जेडीयू में होकर भी अलग नजर आ रहे हैं। अहमद पटेल की जीत को उन्होंने लोकतंत्र की जीत करार दिया। लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया था, तो ये जीत जनता दल के 6 बार के एमएलए हैं छोटू भाई वसावा जी, सारी शक्ति लगी हुई थी और उनके वोट से और कांग्रेस पार्टी के वोट से ये बड़ी जीत हुई है। नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद शरद यादव पहली बार गुरुवार को पटना आ रहे हैं। 3 दिनों तक राज्य के 7 जिलों में जनता से सीधा संवाद कार्यक्रम में शरद 2 दर्जन से अधिक जगह पर लोगों से मिलेंगे। जेडीयू ने शरद यादव के इस कार्यक्रम से हाथ खींच लिया है। पार्टी ने साफ कहा है कि इस कार्यक्रम से उसका कोई लेना देना नहीं है, यानी कहीं न कहीं नीतीश अब शरद यादव को और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। खबरों के मुताबिक जेडीयू ने साफ किया है कि अगर शरद यादव की गतिविधियां इसी तरह से जारी रहेंगी तो पार्टी भविष्य में कोई भी निर्णय ले सकती है। इसका मतलब साफ है कि नीतीश ने देर सवेर अब शरद यादव से संबंध विच्छेद का मन बना लिया है। उधर शरद यादव भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहे और माना जा रहा है कि समान विचारधारा वाले सहयोगियों के साथ 17 अगस्त की बैठक में शरद कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर अगले हफ्ते से उत्तर प्रदेश के किसानों के घर खुशखबरी की चिट्ठी पहुंचने लगेगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 अगस्त को लखनऊ में किसानों को कर्ज माफी का सर्टिफिकेट देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। योगी सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही किसानों के फसली कर्ज माफ करने का फैसला कर चुकी है। हालांकि ये सुविधा सिर्फ लघु और सीमांत किसानों को ही मिलेगी, जिनके पास 5 एकड़ खेती वाली जमीन है और जिन्होंने 1 लाख रुपए तक का कर्ज ले रखा है। यूपी में ऐसे 86 लाख किसान हैं। अगले सप्ताह से उत्तर प्रदेश के किसानों के अच्छे दिन आ जाएंगे, क्योंकि उनके घर फसली कर्ज माफी की चिट्ठी पहुंचने लगेगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 अगस्त को लखनऊ में किसानों को कर्ज माफी का प्रमाण पत्र देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 की शुरुआत में यूपी में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। सत्ता में काबिज होते ही योगी सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही किसानों के फसली कर्ज को माफ करने का फैसला कर लिया था। हालांकि ये सुविधा केवल लघु और सीमांत किसानों को ही होगी, जिनके पास 5 एकड़ की खेती की जमीन है और जिन्होंने 1 लाख रुपए तक का कर्ज ले रखा है। यूपी में 5 एकड़ के खेत में मालिक 86 लाख किसान हैं। इन 86 लाख किसानों के कर्ज माफ करने के लिए यूपी सरकार को 36,000 रुपए की जरूरत है, लेकिन जब बैंकों से जानकारी ली गई तो ये आंकड़ा करीब 34,000 करोड़ तक रह गया। लखनऊ में किसानों को खुद सीएम योगी प्रमाण पत्र देंगे, तो बाकी 74 जिलों में वहाँ के प्रभारी मंत्री यही काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में इस कर्ज माफी में भी कई पेच फंसते दिख रहे हैं। अब तो जो गजट शासन से प्रशासन को मिला है, उसमें 1 लाख रुपए तक की लघु और सीमांत किसानों की कर्ज माफी शामिल है। वो भी उन किसानों के लिए जिन्होंने 31 मार्च 2016 से पहले बैंक से लोन लिया। लेकिन इन लोन लेने वाले किसानों के लिए एक मुसीबत और भी खड़ी हो गई है। इस योजना में पात्रता की कई शर्तें हैं, जिनमें सबसे पहले किसान को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। लघु किसान के नाम पर कुल 2 हेक्टेयर और सीमांत किसान के नाम अधिकतम 1 हेक्टेयर जमीन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
योगी सरकार का ये आदेश आने के बाद जिले स्तर का प्रशासन आवश्यक तैयारियां कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और अब देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इस नई जिम्मेदारी में उन्हें राजनीति पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उन्हें जनता से जुड़े मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए। नायडू ने ये भी कहा कि वो इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि एस राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन जैसे उनके पूर्ववर्ती दिग्गजों ने उपराष्ट्रपति कार्यालय में किस प्रकार से काम किया था। सपा को एक और झटका लगा है। सपा MLC अशोक वाजपेयी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा विधान परिषद के सभापति को दिया। SP को ये चौथा झटका लगा है। वाजपेयी पिछले करीब एक पखवाड़े के दौरान इस्तीफा देने वाले SP के चौथे विधान परिषद सदस्य हैं। अगर आपके पास 2 पैन कार्ड है तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। पैन को आधार और आधार को बैंक से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में सरकार के लिए ये पता लगाना और आसान हो गया है कि आपके पास कितने पैन कार्ड हैं। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इनकम टैक्स ऑफिसर उन लोगों पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है जिनके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उस समय बड़ा हादसा टल गया जब 2 विमान आपस में टकराने से बच गए। हालांकि इस दौरान दोनों विमानों के पंख आपस में टकरा गए। हादसा उस समय हुआ जब दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इथोपियन एयरलाइंस का विमान का पंख पास में खड़े एयर इंडिया के विमान के पंख से टकरा गया। इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि एयरपोर्ट में इतनी बड़ी घटना सामने आने के बाद DGCA ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में एक वाहन के गहरी खाई में गिर जाने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। ये हादसा सुबह लगभग 8:45 पर हुआ जब चालक राजौरी से रियासी जिले की ओर जा रहे वाहन पर अपना नियंत्रण खो बैठा। वाहन के एक गहरी खाई में गिर जाने से 7 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है, लेकिन गंभीर रूप से घायल 2 लोगों की बाद में मौत हो गई। तो डोकलाम पर चीन से चल रहे विवाद के बीच 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। एक और जहां रक्षा मंत्रालय ने केंद्र से रक्षा बजट के अलावा अतिरिक्त 20,000 करोड़ रुपए की मांग की है, तो वहीं रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में कहा कि भारत की सेनाएं किसी भी तरह की स्थिति का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। पूरब हो या पश्चिम, सेना हर मुश्किल में निपट सकती है। डोकलाम को लेकर चीन से चल रही तनातनी के बीच रक्षा मंत्रालय ने केंद्र सरकार से तुरंत 20,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की मांग की है। ये पैसा 2017-18 के लिए केंद्र सरकार की ओर से रक्षा बजट में दिए गए 2.74 लाख करोड़ रुपए के अलावा है। खबरों के मुताबिक रक्षा बजट का 50% रक्षा मंत्रालय को मिल चुका है, लिहाजा अतिरिक्त 20,000 करोड़ रुपए की मांग को डोकलाम विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, जो 8 हफ्तों से भी लंबा खिंच गया है। डोकलाम में बढ़ते तनाव और लगातार धमकियों के बीच भारत ने चीन को कड़ा संदेश दिया। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में कहा कि भारत ने 1962 की लड़ाई से सबक लिया है और भारतीय सेना देश की सुरक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। 1962 की लड़ाई में एक सबक हम लोगों ने सीखा कि देश की फौज उसको अपने प्रकार से पूर्ण रूप से तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि आज भी 2 प्रकार की चुनौतियां पड़ोसियों से देश के सामने हैं। और तैयार होने का उसका असर यह था कि 62 की तुलना में 65 और 65 की तुलना में 71 इस देश का जो अनुभव रहा, एक के बाद एक हम अपनी सेनाओं को भी मजबूत करते रहे। और इसलिए जो देश की सॉवरेनिटी है, एकता है, उसके ऊपर कई लोगों की नजर टिकी रहती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के जो वीर बहादुर जवान हैं, इस देश को सुरक्षित रखने की पूरी क्षमता उनमें है। और चाहे पश्चिमी सीमा पे वो चुनौती हो या पूर्वी सीमा पे चुनौती हो, वो किसी भी कुर्बानी देकर इसको सुरक्षित रख सकते। चीन भारत पर दबाव बनाने के लिए लगातार प्रोपेगेंडा वार का सहारा ले रहा है। वहां की सरकार, सेना और मीडिया लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उकसावे वाले बयान दे रहे हैं। चीन ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर चीनी सेना उत्तराखंड के काला पानी और कश्मीर में घुस जाए तो भारत क्या करेगा।
लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि डोकलाम में टांग अड़ाकर चीन फंस गया है और अब बाहर निकलने का सम्मानजनक रास्ता तलाश रहा है। चाइना ने अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है डोकलाम में एंट्री करने के लिए। हर प्रकार की कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान जो है उसको फेस सेविंग डिवाइस दे, क्योंकि अगर तो जीपेंग की छवि गिर गई तो जीपेंग अपने आप को जो माओ के बराबर खड़ा करना चाहते हैं वो असंभव होगा। उधर भारत चीन के बीच चल रहे विवाद के बीच तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का बड़ा बयान आया है। दलाई लामा ने कहा कि डोकलाम विवाद कोई गंभीर मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर इस मुद्दे पर गलत प्रोपेगेंडा चलाया जाता है तो दोनों देशों में बात बिगड़ सकती है। दलाई लामा ने कहा कि किसी भी देश को चलाने वाले उसके नागरिक ही होते हैं। एक देश में स्वतंत्र प्रेस का होना जरूरी है। हमारा तिब्बत समाज लोकतंत्र में विश्वास करता है, चीन को भी लोकतंत्र अपनाना चाहिए। दलाई लामा का ये बयान चीन के लिए संदेश है, जो अपनी हर बात जनता पर थोपकर उसे जनता की सोच बताने में विश्वास रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABN। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। खबरों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने पहले आतंकियों से सरेंडर करने को कहा, लेकिन आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सेना ने तीनों आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता हासिल की। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। उधर कश्मीर घाटी में सेना की मार से बौखलाए आतंकवादियों ने अब बच्चों पर निशाना साधा है। हिजबुल मुजाहिदीन ने परिजनों को धमकी दी है कि अगर उनके बच्चे 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में गए तो संगठन उन्हें निशाना बनाने से नहीं चूकेगा। और इस तरह के कायराना हरकत हिजबुल मुजाहिदीन हमेशा करता रहा है। इसको देखते हुए घाटी में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अदालत की खबरों में और कानून की खबरों में हाई प्रोफाइल चंडीगढ़ छेड़छाड़ केस में आरोपी विकास बराला और उसके दोस्त आशीष को चंडीगढ़ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस ने केस में अपहरण की गैर जमानती धाराएं भी जोड़ी हैं। पुलिस से समन मिलने के बाद दोनों आरोपियों ने चंडीगढ़ सेक्टर 26 थाने में समर्पण किया था। आरोपी विकास बराला हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा है, जबकि आशीष उसका दोस्त है। बेटे पर लगे आरोपों के चलते सुभाष बराला का भी हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष पद से हटना तय है। चंडीगढ़ में IAS अफसर की बेटी से छेड़छाड़ के मामले में मुख्य आरोपी हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विकास बराला के खिलाफ अपहरण की कोशिश की गैर जमानती धाराएं जोड़ी गई हैं। हाई प्रोफाइल चंडीगढ़ छेड़छाड़ केस में आरोपी विकास बराला के दोस्त आशीष को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से समन मिलने के बाद दोनों आरोपियों ने चंडीगढ़ सेक्टर 26 थाने में सरेंडर कर दिया। पहले पुलिस ने दोनों के खिलाफ IPC की धारा 354D, 341 और 34 के तहत केस दर्ज किया था, लेकिन अब केस में गैर जमानती धाराएं 365 और 511 भी जोड़ दी गई हैं। इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की नजर भी है। इन एक्यूज्ड के खिलाफ हम 2 चार्जेस प्रेस करने जा रहे हैं। एक तो है अटेम्प्ट ऑफ अबडक्शन का, जिसमें कि 2 सेक्शन लगेंगे, धारा 365 और 511। इसके अलावा हमने ये भी डिसाइड किया है कि इन दोनों एक्यूज्ड को हम अरेस्ट कर रहे हैं। पुलिस कार्रवाई चल रही है, सरकार ने कहीं पे भी रोक लगाई नहीं है, पूरी जांच हो रही है, जांच के अनुसार कार्रवाई होगी। मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस ने समन जारी करके विकास बराला को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था। साथ में उसके दोस्त आशीष को भी तलब किया गया था। विकास ने समन लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसके सेक्टर 7 स्थित घर के बाहर समन चस्पा कर दिया। मामले के सियासी रंग लेने पर विकास के पिता और बीजेपी नेता सुभाष बराला सफाई देने मीडिया के सामने आए। रेणुका कुंडू, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, राजनीतिक आदमी हूँ, उस नाते वो भी मेरी बेटी के समान है। अगर इस केस में मेरे खुद के बेटे का जिस प्रकार से नाम आया है और वो तफ्तीश में शामिल है, अगर कहीं कोई पुलिस की जांच या उस बेटी के बयान के आधार पर कोई कार्रवाई होती है तो कानून उसके ऊपर डट करके कार्रवाई करे।
अब कुछ और खबरों की ओर बढ़े। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में अब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने शिया वक्फ बोर्ड के दावे का खंडन किया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा है कि शिया वक्फ बोर्ड मामले में मुख्य पक्ष नहीं है और उसके हलफनामे का कानूनन कोई मतलब ही नहीं है। उसके मुताबिक हाईकोर्ट ने बाबरी मस्जिद को सुन्नी मस्जिद मामला माना है और फैसले में 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया है। बोर्ड ने कहा कि सिर्फ तकनीकी रूप से प्रतिवादी बनाया गया एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट में आकर खुद को जमीन का दावेदार बता रहा है। हम नहीं समझते कोर्ट में उनका कोई दावा टिकेगा। शिया वक्फ बोर्ड ने कल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि वह वैकल्पिक जगह मिलने पर राम जन्मभूमि पर अपना दावा छोड़ देंगे। शिया वक्फ बोर्ड का एक दावा भी है कि वह शिया मस्जिद थी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया अमेरिका को धमकियां देना बंद करे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे जलाकर खाक कर दिया जाएगा। उधर ट्रंप की चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद उत्तर कोरिया ने गुआम पर हमले के लिए मिसाइल तैयार होने की बात कही है। गुआम प्रशांत महासागर में अमेरिकी प्रशासित द्वीप है। करीब 2 लाख की आबादी वाले इस द्वीप में अमेरिका का बड़ा सैन्य अड्डा भी है। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच धमकियों और चेतावनियों का दौर जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जाल पर राख रखने की चेतावनी के बाद नॉर्थ कोरिया की पीपल्स आर्मी के प्रवक्ता ने कहा कि गुआम पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। नेता किम जोंग उन का आदेश मिलते ही अमेरिकी द्वीप पर हमला बोल दिया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका उत्तर कोरिया के साथ सुरक्षात्मक युद्ध लड़ रहा है। अगर अमेरिका ने और दुस्साहस दिखाया तो वह पूर्ण युद्ध में बदल जाएगा। तब गुआम ही नहीं, अमेरिका के शहरों पर पूरी ताकत से हमला करने में गुरेज नहीं किया जाएगा। प्रशांत महासागर में स्थित गुआम में अमेरिका का आर्मी बेस है। उधर न्यू जर्सी में छुट्टियां मना रहे ट्रंप ने कहा कि नॉर्थ कोरिया के लिए ज्यादा धमकियां देना अच्छा नहीं रहेगा। उस पर इतनी गोलीबारी करेंगे कि दुनिया ने ये कभी नहीं देखा होगा। ट्रंप ने कहा कि किम जोंग उन जिस तरह से बात कर रहा है उसे सामान्य बात नहीं कहा जा सकता। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों और मिसाइल कार्यक्रमों पर नियंत्रण के लिए उस पर हमला करने को तैयार रहने की चेतावनी दी है, लेकिन इससे पहले वह कूटनीतिक तौर पर हर संभव प्रयास कर लेना चाहता है। इसी के चलते अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जरिए उत्तर कोरिया पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगवाए हैं। पिछले 1 साल से उत्तर कोरिया और अमेरिका में तनातनी जारी है। अमेरिका की लाख कोशिश के बावजूद उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण और मिसाइलों का विकास कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब बारी है खबर अच्छी है कि सिर्फ खामियां ही खबर नहीं होती, खूबियां भी खबर होती हैं। समाज में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे हमें सबक लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं खबर अच्छी है। सरकार से किसी तरह की मदद न मिलने के बाद भी बिजनौर के पुलिस कर्मियों ने अपने साथी दरोगा के परिवार की मदद के लिए 1 दिन का वेतन देने का फैसला किया है। दरोगा सहजोर सिंह की हत्या कर दी गई थी और हत्या की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है और इस पूरे मामले पर सरकार ने भी आंखें बंद कर ली थी। इस पूरे परिवार को कोई मदद नहीं मिल रही थी। ऐसे में तमाम साथी सहकर्मियों ने 1 दिन का अपना वेतन इस परिवार को देने का फैसला किया। 40 दिन बीतने के बाद भी दरोगा सहजोर सिंह की हत्या का अब तक ना तो खुलासा हुआ है और ना ही सरकार ने उनके परिवार का हालचाल जानने की कोई कोशिश की। सहायता के नाम पर आश्वासन तो जरूर मिले, लेकिन आश्वासन से घर नहीं चला करते। ऐसे में पहल करते हुए साथी पुलिस कर्मियों ने अपने 1 दिन का वेतन दरोगा के परिवार को देने का फैसला किया और कुल मिलाकर 21 लाख रुपए इकट्ठा हुए, जिसे पीड़ित परिवार को सौंप दिया गया है। यूपी के बिजनौर में बालावाली पुलिस चौकी के प्रभारी दरोगा सहजोर सिंह मल्लिक को बीती 30 जून को बदमाशों ने बेरहमी से मार दिया था। हम लोगों को पुलिस पर पूरा विश्वास है। हमें अपने उच्च अधिकारियों से भी मिलाया गया, उन्होंने भी ये बोला कि 30 दिन के अंदर वो फीस को छोड़ेंगे। तो हमें से पुलिस पर विश्वास है, पुलिस अपनी जी जान से लगी है। सरकार की तरफ से कोई मदद न मिलता देख अब पुलिस वाले पीड़ित परिवार की मदद में आगे आए हैं। एसपी ने भरोसा दिलाया कि दरोगा सहजोर सिंह की लड़की की पढ़ाई मुफ्त कराई जाएगी। उन्होंने 1 दिन का वेतन हमारे सभी पुलिस कर्मियों ने ये इच्छा जाहिर की कि हमारे उनके बीच से एक दिन का वेतन इनको दिया जाए और उसी के क्रम में पूरे जिले के सभी लोगों का वेतन 1 दिन से करके और इनको 21 लाख रुपए का चेक दिया गया।
कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान है और सबसे बड़ा दोस्त भी इंसान। एक और जहां पुलिस दरोगा सहजोर सिंह के हत्यारों की तलाश में सरगर्मी से जुटी है, तो वहीं पीड़ित परिवार की मदद के लिए भी उसके हाथ आगे बढ़े हैं। रोहित त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN बिजनौर। और अब बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की। 9 अगस्त 1173 में इटली में बनी पीसा की झुकी हुई मीनार का निर्माण शुरू हुआ था। इस मीनार को पूरा करने में 200 साल लगे थे। अपने निर्माण के बाद से ही मीनार लगातार नीचे की ओर झुकती रही है और इसी झुकने की वजह से वह दुनिया भर में मशहूर रही है। और 9 अगस्त 1942 में मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन के साथ करो या मरो का नारा देने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 50 समर्थकों के साथ गिरफ्तार किया गया था। 9 अगस्त 1942 में स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मलेशिया में जापान की मदद से इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। और 9 अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एटम बम गिराने के बाद के जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। फैटमैन नाम के इस एटम बम से हजारों लोगों की मौत हो गई और हजारों गंभीर रूप से घायल हो गए। 9 अगस्त 1999 में रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने प्रधानमंत्री सर्जेई स्तेपिश्निन को बर्खास्त कर खुफिया सेवा के प्रमुख व्लादिमीर पुतिन को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया था और आज भी रूस पुतिन के ही संरक्षण में है। आप देखते रहिए APN। नमस्कार।